हेलो डियर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का क्लास 10th का बायो होगा पार्ट नंबर 5। अगर इसके पिछले पार्ट आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पे जा करके इसके पिछले पार्ट देख लीजिए। अगर इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं, हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का टाइपिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो डियर्स एक बार इसके नीचे कॉमेंट कर दें। कॉमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज की प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होती है। तो आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे। जैसे में देखिएगा फिगर से हम आपको समझाएंगे। ये आपका फिगर है, ये गमला में लगा पौधा है ना। ये किस चीज़ का पौधा है? क्रोटन का पौधा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। गमला में लगा पौधा लेंगे, गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे जिसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। क्रोटन का पौधा लेंगे जिसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देना है। छोड़ देंगे कहाँ? अंधेरे कमरे में, ताकि पत्ते स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। पत्ती कैसा हो जाए? स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे डियर्स, देखिएगा। उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरा बर्तन में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक अलग हम लोग बर्तन रखेंगे और उसमें क्या होगी? अल्कोहल से भरा बर्तन होगा, है ना। उस पत्ता को तोड़ करके उसमें डाल देना है। 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे और उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरा बर्तन में डालकर उबाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का रंग काला नीला और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। जैसे फिगर से समझिएगा, जहाँ क्लोरोफिल उपस्थित था वहाँ के भाग काला नीला हो गया और जहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं था वहाँ के भाग कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया। तो आप लोग को समझना है, सफ़ेद हो गया। इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक होती है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्थाएं होती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कितनी अवस्थाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाशिक क्रिया और नंबर 2 आपका अप्रकाशिक क्रिया। हम लोग प्रकाशिक क्रिया की परिभाषित करेंगे। प्रकाशिक क्रिया कहते किसे हैं? तो चलिए प्रकाशिक क्रिया आपको देखना है। प्रकाशिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। क्या बोलोगे? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। नोट में, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। आपसे पूछा जाएगा यह क्रिया क्लोरोफिल के कौन से भाग में संपन्न होती है, तो आपको जवाब देना है ग्रेना भाग में संपन्न होती है। कौन से भाग में? ग्रेना भाग में संपन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया आपको देखना है। अप्रकाशिक क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। और नोट में पॉइंट है, यह क्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। अप्रकाशिक क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह पौधों के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। तो डियर्स, ये भी आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। उपापचय क्या है? उपापचय क्या? सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उपापचय कितने प्रकार के होते हैं? उपापचय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपापचय, इसमें अणु जुड़ता है। उपापचय में अणु क्या होते हैं? जुड़ता है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि उपापचय में अणु क्या होते हैं, तो आपको जवाब देना है उपापचय में अणु की क्रिया जुड़ती है। नेक्स्ट नंबर 2 अपापचय, इसमें अणु टूटता है। आपसे पूछा जाएगा कि अपापचय में अणु क्या होते हैं, तो आपको जवाब देना है डियर्स टूटता है। क्या होता है? टूट। अगला प्रश्न हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होते हैं, लिखें। एग्जाम में आपका इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग
इस टाइप से लिखना ना भूलेंगे। तो लिखना, पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब कि पौधे अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पे, किसी दूसरे वस्तुओं पे आश्रित नहीं होते हैं तथा जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। जैसे जीवधारी हो गया, है ना, पशु पक्षी हो गए, मानव हो गए, ये सब दूसरे जीव जंतुओं पे, दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं, लेकिन पौधे स्वयं पे आश्रित होता है। पौधों किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। तो आपको लिखना है कि पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं तथा जीवधारी पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। बात समझ में आया? ये पॉइंट आपको लिखना है। उसके नीचे पॉइंट आपको लिखना है डियर्स, उसके नीचे पॉइंट आपको लिखना है, नीचे पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। आपका अगला पॉइंट यही होना चाहिए कि जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और नंबर 5 है आपका बहिष्करण। तो जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होती है, उसके लिखने के बाद इतने सारे पॉइंट को लिख देना है और हम लोग बारीकी तरह से सभी को परिभाषित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, एग्जाम में आपसे आएगा तो आपको लिख देना अंतर्ग्रहण, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या जवाब दोगे? जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जंतुओं के द्वारा भोजन को क्या होती है, शरीर के अंदर ले जाते हैं ना, तो अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका, पाचन किसे कहते हैं? तो भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका डियर्स, अवशोषण किसे कहते हैं? तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाते हैं। रुधिर में क्या होता है? रक्त में खून होता है ना, रुधिर में खून होती है, रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका डियर्स, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? आप लोग समझिएगा। स्वांगीकरण पोषण के लिए जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सभी प्रश्न यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे डियर्स, बहिष्करण किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहलाता है। किसके रूप में? भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ डियर्स कि जो आप भोजन को ग्रहण करते हैं, अब उसी को क्या करते हैं? मल के रूप में शरीर से बाहर करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बहिष्करण कहा जाता है। तो डियर्स, ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना ना भूलें। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपको समझना है, कोई जीव सजीव है, इसका पता करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? ये प्रश्न आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई जीव सजीव है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमें श्वसन प्रक्रिया मापदंड का उपयोग करते हैं। कौन सी? श्वसन प्रक्रिया मापदंड का उपयोग कर लेते हैं। चूंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्वसन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, तो आपको जवाब देना ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम लोग अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। तो आपको यही पॉइंट आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि कोई जीव सजीव है, इसका पता करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, तो इस टाइप से आपका छोटा सा पॉइंट है दैट्स आपको एग्जाम में लिख देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? आप लोगों को समझना है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो आपको लिखना है नंबर 1 पॉइंट, अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि अमीबा के कोशिकीय प्राणी है, तो आपको जवाब देना है अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जिसका कोई निश्चित रंग रूप आकार नहीं होता है। डियर्स, अमीबा का कोई निश्चित रंग रूप आकार नहीं होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुलीनुमा समान अस्थायी प्रबंधों द्वारा अपना भोजन
कणों को पकड़ता है। क्या करता है? कणों को पकड़ता है। ये भोजन ग्रहण को अपने चारों ओर से घेर लेते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तका बनाते हैं। क्या करते हैं? खाद्य रिक्तका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को पुनः बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण को कार्य करता है। तो डियर्स, ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा इसका फिगर से समझेंगे। देखिएगा डियर्स, ये अमीबा का फिगर रहा और अमीबा का कोई निश्चित रंग रूप आकार नहीं होता है। क्या होती है? निश्चित होती है। अब ये देखिएगा, ये क्या होती है? ये खाद्य कण है। इसी के सहारे अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है और ये कैसा होता है? प्याले नुमा टाइप की होती है। कैसी होती है? प्याले नुमा टाइप की होती है और ये भोजन को इसी के सहारे पकड़ता है और अपने शरीर के अंदर ले जाता है। बात समझ में आया? ये सबसे बीच में पॉइंट है आपका, ये केंद्रक है। ये क्या है? ये आपका केंद्रक है, ये आपका खाद्य कण है अमीबा का। उसी प्रकार से अगला देखिए, अमीबा जब आगे बढ़ती है तो ये पादप कुटपाद है। ये क्या आपका? पादप कुटपाद हो गया। उसी प्रकार से आपका देखिएगा, ये खाद्य रिक्तका है, ये खाद्य कण है। ये क्या है? खाद्य रिक्तका है, खाद्य कण है। अमीबा में पोषण इसी प्रकार से क्या होती है? संपन्न होती है। क्या होती है? अमीबा में इसी प्रकार से पोषण संपन्न होते हैं। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सही प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया डियर्स।